Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Zainab Fatma and I'll be teaching you science. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को सॉल्व, which was about the solar system. हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 सॉल्व कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, जिसके कई पार्ट्स हैं। हम एक एक करके तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और आप आंसर्स मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाएंगे। मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज अर्थ इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। व्हाट डज दिस मीन? वो कह रहे हैं कि जो अर्थ है, हमारा प्लैनेट अर्थ जिसमें हम रहते हैं, वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है, हमसे ये पूछा गया है। अब आपको पता है कि दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारे स्टार्स या फिर सन। ये ऐसी चीजें हैं जो कि अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर सकती हैं। अगर हम बात करें बाकी प्लैनेट्स की या फिर मून की या फिर प्लैनेट अर्थ की जो कि नॉन ल्यूमिनस है, There are such planets या such objects जो कि अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और ये अपनी लाइट जो है या तो सन से लेते हैं या किसी और सोर्स से। अब हम देखते हैं कि आंसर में क्या लिखा है। It means that the earth is unable to produce its own light. Like I said कि नॉन ल्यूमिनस होने का मतलब ये है कि वो चीज या वो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अगर उसको लाइट चाहिए तो वो अपनी लाइट लेगी थ्रू सन। जैसा कि हमारा प्लैनेट अर्थ है, वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और पूरे अर्थ में जितनी भी लाइट हमें पहुंच रही है, दैट इज फ्रॉम आवर सन। सूरज से ये रोशनी हम तक पहुंच रही है, विच इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो आपको पता चल गया द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, विच वाज कि अर्थ एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। व्हाट डज दैट मीन? तो हमने बता दिया कि क्योंकि अर्थ अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसीलिए उसको कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेज वेयर डज द लाइट इन आवर सोलर सिस्टम कम्स फ्रॉम? सोलर सिस्टम में जो लाइट है वो कहां से आती है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम क्या है। हमारा सन और उसके इर्द गिर्द मौजूद तमाम सितारे और प्लैनेट्स आते हैं सोलर सिस्टम में। अब ये जो सोलर सिस्टम है जिसका हम भी हिस्सा हैं, वहां पे जो लाइट है वो कहां से आती है? तो इसका आंसर पहले रीड आउट कर लेते हैं। सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट फॉर आवर सोलर सिस्टम। सन मतलब कि जो सूरज है वो हमारे सोलर सिस्टम का मेन सोर्स है जहां से लाइट मिलती है। अब हमने पहले भी ये बात पढ़ी कि जो सन है, सूरज, इट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट या फिर हीट एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन दिस अर्थ एंड इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में भी जो मेन सोर्स है हमारी लाइट की, वो आती है फ्रॉम सन। सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट इन आवर सोलर सिस्टम। इसको सोलर सिस्टम भी इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सन, व्हिच इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर मीन्स फ्रॉम सन। इसका मतलब कि सोलर सिस्टम में जितनी भी लाइट आ रही है, मोस्टली ये लाइट है फ्रॉम आवर सन, और कुछ हद तक ये लाइट हमें मिल सकती है फ्रॉम द स्टार्स, जो कि सन के आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं दैट सन, व्हिच इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट एज वेल, फॉर नॉट ओनली द अर्थ बल्कि फॉर ऑल द सोलर सिस्टम। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर देख लिया। अगर आपने मेरे साथ साथ आंसर्स को नोट डाउन नहीं किया तो अभी इस वीडियो को पॉज करें, जाइए और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स लिख के फौरन से वापस आइए। Well done students. Let's now move towards question number 3. So the third part of this question is that we are given a picture. आपके सामने एक पिक्चर है हमारे प्लैनेट अर्थ की, जिसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अगर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है तो आप देख सकते हैं कि एक हिस्सा थोड़ा सा रोशन है, मतलब वहां पर लाइट की क्वांटिटी, इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, जबकि जो दूसरा हिस्सा है वहां लाइट की इंटेंसिटी कम है।
तो वहां पर रोशनी होगी और इस तरफ अंधेरा। आपने अपने चैप्टर में पढ़ा कि जो अर्थ है वो रोटेट करता है अराउंड द सन एंड ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो है दो तरह की मोशन कर रहा है। एक मूवमेंट है जो कि सन के इर्द गिर्द है, वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काटता है जिसकी वजह से हमारे मौसम बदलते हैं, जबकि जो दूसरा है विच इज अराउंड इट्स एक्सिस, अर्थ जब अराउंड इट्स एक्सिस घूमता है तो दिन और रात तब्दील होते हैं। अब यहाँ पे जो पिक्चर है वहां पर एक जगह पे आप देख सकते हैं रोशनी ज्यादा है और दूसरी जगह पे रोशनी कम है। तो ये बात तो ऑब्वियस हो गई कि जिस तरफ रोशनी ज्यादा है वो हिस्सा है टुवर्ड्स आवर सन, हमारी सूरज की तरफ वो हिस्सा होगा जिस तरफ रोशनी ज्यादा है, जबकि जहां रोशनी कम है दैट इज द पार्ट ऑफ अर्थ जो कि सन की ऑपोजिट साइड पे है। अब जहां पर लाइट ज्यादा है दैट इंडिकेट्स डे, मतलब दिन का टाइम होगा उस जगह पर जहां पर डायरेक्ट एक्सपोजर है टुवर्ड्स द सन, जबकि जो अंधेरे वाली जगह है वहां होगा रात का टाइम बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू द सन। अब हमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज व्हिच प्लेसेस शोन ऑन द डायग्राम आर इन डे लाइट। आपके सामने 3 अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं आपकी पिक्चर पे which are A, B and C। अब आप देख सकते हैं कि दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि डे लाइट में मतलब रोशनी वाली जगह पे मौजूद है। वो पॉइंट्स हैं हमारे पॉइंट B एंड पॉइंट C। ये दो जो पॉइंट्स हैं ये ज्यादा रोशनी वाली जगह पर मौजूद हैं, दैट इंडिकेट्स कि यहाँ पर डे लाइट है, मतलब सूरज किस टाइम बाहर आता है, सूरज आता है दिन के टाइम बाहर। इसका मतलब कि डे लाइट होगी उस जगह पर जहां रोशनी ज्यादा है, मतलब सूरज जो है उनको अपनी पूरी हीट और लाइट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका आंसर होगा पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो पहले पार्ट में हमसे ये पूछा गया था कि कौन सी प्लेसेस ऐसी हैं इस डायग्राम में जहां पर डे लाइट होगी, मतलब दिन का टाइम होगा। तो हमने बता दिया कि हमारा जो पॉइंट बी और पॉइंट सी है जो कि ज्यादा रोशनी वाली जगह पर मौजूद है, वो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर डे लाइट मौजूद होगी। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमसे पूछा गया है व्हिच प्लेस रिसीव्स मोस्ट ऑफ द लाइट ड्यूरिंग डे। ड्यूरिंग डे मतलब दिन में कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसने मैक्सिमम लाइट को कंज्यूम किया या फिर जिसने मैक्सिमम लाइट और हीट रिसीव की कमिंग फ्रॉम द सन। अब हमें ये तो पता है कि दोनों पॉइंट्स पे दिन का टाइम है, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, क्योंकि दोनों जो पॉइंट्स हैं वो सूरज की तरफ हैं, मतलब रोशनी में मौजूद है। अब हमसे ये पूछ रहे हैं वो कि कौन सा इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर रिसीव होगी मैक्सिमम लाइट। इस पॉइंट का हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा बाय द पोजीशन ऑफ दैट अल्फाबेट। आप देख सकते हैं कि जो सी है वो थोड़ा सा इस तरफ है, मतलब अंधेरे की तरफ जा रहा है, जबकि जो बी है वो थोड़ा सा सूरज की तरफ है। दैट इंडिकेट्स कि जो सी पॉइंट है वहां पर दिन का लेट हिस्सा है, मतलब शाम हो रही है, जबकि जो बी पॉइंट है वहां पूरी दोपहर का टाइम है क्योंकि सन डायरेक्ट उसको लाइट प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हमें डिसाइड करना हो कि पॉइंट बी और पॉइंट सी में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां मैक्सिमम लाइट आ रही हो, तो वो कौन सा पॉइंट होगा? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, वो होगा पॉइंट बी। पॉइंट बी ऐसा पॉइंट है जो कि मैक्सिमम सन की तरफ मौजूद है और वहां पे जो लाइट है वो मैक्सिमम रीच हो रही है। तो इसका आंसर होगा पॉइंट बी। वी हैव गिवन द आंसर ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके नीचे मैंने एक पॉइंट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट, आप मेरे साथ वो रीड करें। ए शोज द एरिया इन डार्क वेयर देयर इज नाइट। अब हमने यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया, एक पॉइंट रह गया है विच इज पॉइंट ए। पॉइंट ए जो कि अंधेरे में मौजूद है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एरिया है अर्थ का, यहाँ पर रात का टाइम होगा। वाई? बिकॉज वो सन के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है और वहां सन की बिल्कुल भी कोई रोशनी और हीट नहीं पहुंच रही। सो दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया है जिसका आंसर हमने डिस्कस करना है, तो आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। So last question is question number 4. How long does it take for the places to return to the same position after the earth has spun once on its axis? पहले तो मैं इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दूं।
How long does it take for the places to return to the same position? This is part A. After the earth has spun once on its axis. After the earth has spun once on its axis. आपको मैंने बताया कि अर्थ की दो तरह की मूवमेंट्स हैं. एक मूवमेंट वो है जो कि वो सन के इर्द गिर्द करता है और एक मूवमेंट वो है जो कि वो अपनी जगह पर अपने एक्सिस पे रोटेट होता है. अब मैंने आपको ये भी बताया कि जब वो सन के इर्द गिर्द घूमता है तो पूरा साल गुजर जाता है, हमारे मौसम चेंज होते हैं. जबकि अगर वो अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा तो दिन और रात का टाइम चेंज होगा. अब यहाँ ये लिखा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द प्लेसेस टू रिटर्न टू द सेम पोजिशन. अगर हम किसी एक पोजिशन को ले ले, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने एक एनिमेशन में देखा कि पॉइंट ए बी सी मौजूद थे हमारे अर्थ पे. अगर हम पॉइंट बी की बात करें, अगर ये पॉइंट बी इस वक्त यहाँ मौजूद है तो ऐसा कौन सा टाइम होगा जिस वक्त ये वापस इस पॉइंट पे आएगा. अब अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है. अब जब वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है तो आपको पता है कि एक पॉइंट की पोजीशन हर वक्त चेंज होती रहेगी. वो ये पूछ रहे हैं कि वो जो पॉइंट था वो अपने इस सेम पॉइंट पे दोबारा कब आएगा. तो ऑब्वियसली जब अर्थ अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट कर लेगा तो वो अपने उस पॉइंट पे वापस आ जाएगा. अब आपने अपने चैप्टर में ये पढ़ा है कि अर्थ एक रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पे एक राउंड कितने टाइम में पूरा करता है. ये टाइम होता है हमारे एक दिन का. मतलब एक दिन में होते हैं 24 आवर्स. 24 घंटे में अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे एक राउंड को कंप्लीट करता है. तो अगर पूछा ये गया है कि एक पॉइंट अपने सेम पॉइंट पे वापस कब आएगा, अगर अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा हो तो ऑब्वियसली इतना टाइम जितना टाइम अर्थ को अपने एक्सिस पे एक राउंड कंप्लीट करने में लगा है उतना ही टाइम लगेगा उस पॉइंट को अपने उस पॉइंट पे वापस आने के लिए. तो हम इसका एक दफा आंसर रीड आउट कर लेते हैं. 24 आवर्स और 1 डे, 24 घंटे या फिर हम कह सकते हैं कि एक दिन लगेगा उस पॉइंट को वापस उस सेम पॉइंट पे आने के लिए. अगर हम एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो इट इज 23.93 आवर्स टू बी एग्जैक्ट. तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी. मैं एक और दफा कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देती हूँ कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है. एक राउंड जब वो कंप्लीट करता है तो हमारा एक पूरा दिन गुजर जाता है. इसका मतलब कि अर्थ को एक राउंड कंप्लीट करने में लगते हैं 24 घंटे. अगर हम एक पॉइंट की बात करें जैसे कि एनिमेशन में हमने पॉइंट बी को पढ़ा तो इस पॉइंट बी को अपनी सेम पोजीशन पे वापस आने के लिए उतना ही टाइम लगेगा जितना कि अर्थ को घूमने में. मतलब जब अर्थ अपने पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेगा तब वो पॉइंट बी वापस अपनी उस सेम पोजीशन पे पहुंच जाएगा. सो दिस वाज द आंसर टू द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. आज हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5 और मुझे ये उम्मीद है कि आपने तमाम आंसर्स नोट डाउन कर लिए होंगे मेरे साथ साथ. अगर आपने नहीं भी किए तो आपके पास अब बहुत ज्यादा टाइम है. आप इस लेक्चर के बाद जाइए और जो भी आंसर्स आपके नोट डाउन करने वाले रह गए हैं उनको जाके नोट डाउन कर लें ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलके क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज उसको भी सॉल्व कर लें. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.